Hello students, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है एमीन्स। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आप लोग का हो चुका है नेट का, जो दिसंबर में था, और आई एम श्योर कि लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। और आप लोग का जो एलएस या जेआरएफ जिस भी पर्पज़ से आपने दिया हो वो आपका क्लियर होगा। तो जल्दी हम एग्ज़ाम एनालिसिस भी करेंगे नेक्स्ट वीक में। फिर डिस्कस करेंगे कि क्या मेरिट जा सकती है, कैसे क्वेश्चंस आए थे, और जिन बच्चों को जून में एग्ज़ाम देना है वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम एनालिसिस जल्दी आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम है, एग्ज़ाम हो चुका है और अगला एग्ज़ाम जो है आपका जून में है। तो अभी क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा न्यू ईयर भी है, थोड़ा सा वैसे हैं कि मौज मस्ती के मूड में है, कुछ दिन रिलैक्स किया जाए। दैट इज़ वाई हम कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा बड़े या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक नहीं लेके आ रहे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स ला रहे हैं। बाकी 1 तारीख से प्रॉपर आपकी क्लासेस जो है शुरू होंगी। हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख से, जिसमें केमिस्ट्री होगी। सारे एग्ज़ाम्स के लिए कवर करने की कोशिश करेंगे, नीट के लिए, जेई के लिए, ठीक है, सीयूईटी के लिए। तो इन सब एग्ज़ाम को, नेट और गेट, इन सब एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ना कि भले ही आपकी कितनी भी वीक हो, बेसिक केमिस्ट्री आपकी कितनी भी वीक हो, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, हमने इस पे पूरी स्टडी की है, पूरी रिसर्च की है कि केमिस्ट्री में बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है अच्छा स्कोर लाने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर उन्हीं को सॉल्व करते हुए हम केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर जो है हायर तक जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक। और फिर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो दोबारा आपको फ्यूचर में परेशान ना करे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स और बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो एमीन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के अंदर। ओके, एमीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एमीन से रिलेटेड रिएक्शंस आती है, क्योंकि ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग एमीन्स बहुत सारी मिलती है। तो एमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एमीन के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कैसे इसको, मतलब पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज चैप्टर का एक पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है कि एमीन्स होती क्या है, उनको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, और बेसिसिटी पे फोकस करेंगे कि बेसिसिटी जो है एमीन्स का, थोड़ा सा वहाँ एक्सेप्शंस आपने देखे होंगे कि ये होना चाहिए ऑर्डर बट ये होता है, ये एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन क्यों है और वो एक्सेप्शन को आप कैसे जो है समझ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे। और आई एम श्योर कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एमीन्स की बेसिसिटी में कंफ्यूजन ना हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए एमीन्स से रिलेटेड, उनकी बेसिसिटी से स्पेशली आज के लेक्चर का, तो आप इजीली उसको कर पाए। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एमीन्स जो होती है वो होती क्या है। एमीन्स बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स आप कह लो, ठीक है, वो होती है। और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिस भी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन ऐसे प्रेजेंट है कि उसके पास एक लोन पेयर हो, ठीक है, और उसके साथ कुछ ग्रुप बाकी 3 जुड़े हुए हो, एक लोन पेयर हो, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एमीन्स कहेंगे। वो 3 ग्रुप में 3 अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप, 1 हाइड्रोजन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन, 1 कोई ग्रुप हो सकता है। वो सब आगे स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग एमीन्स कौन कौन सी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कॉफ़ी तो सब लोगों की फेवरेट है, स्पेशली स्टूडेंट्स की, क्योंकि कॉफ़ी के बिना आप लोग जो है नहीं बैठ सकते इतना लंबा। जो भी लोग मतलब एक दिन में 10-12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रायोरिटी कॉफ़ी होती है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर होता है कैफ़ीन, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म यही होती है कि वो आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। और कैफ़ीन, कॉफ़ी की लत भी लग जाती है कि जिस टाइम पे आज आप पिएंगे अगले दिन उसी टाइम पे आपको वो चाहिए। तो ये किसकी वजह से, ये इस केमिकल की वजह से, इतने से, जिसको हम कहते हैं कैफ़ीन। और कैफ़ीन क्या है, ईन आया ना लास्ट में, एमीन
कैफीन, सिमिलर लग रहा है कुछ, तो ये भी क्या है, एक एमीन है। इसके अंदर कौन सी एमीन है, कोई आपसे पूछ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप देख के पहचान सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने जहां 3 बॉन्ड बनाए और उसके पास एक लोन पेयर बचा हो, ठीक है, और 3 में से कम एक तो आपका एल्काइल ग्रुप होना ही चाहिए, मतलब ये NH2 बॉन्ड जहां भी आपका होगा तो कम से कम एक तो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, वही आपका होगा एमीन फंक्शनल ग्रुप, और उन्हीं कंपाउंड्स को आप एमीन कहेंगे। पर्टिकुलर नेम इसका कैफीन है, ठीक है, ये आपको दिख गया यहाँ पे एमीन पार्ट इसका, और वैसे जो है आप इनको एमीन की कैटेगरी में रखोगे। सेकंड आपका है ये देखिए कोकेन, ये इमेजेस ये आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, किसमें, टीवी सीरियल, मूवीज में, हर जगह जहां भी आपको ड्रग्स दिखाई जाएगी, ड्रग्स लेते हुए लोग, वो ऐसे ही दिखाया जाता है, एक पाउडर टाइप व्हाइट कलर का, तो ये क्या होता है, कोकेन होता है। तो ये भी क्या, मतलब ड्रग्स में आता है, ड्रग्स की कैटेगरी में। और थर्ड वन आपका कौन सा है, थायामीन है, विटामिन बी, ठीक है, इसके अंदर एमीन ग्रुप कहाँ पे है, ये रहा, टर्शरी अमीन है, ठीक है, इसके अंदर भी टर्शरी अमीन है, इसके अंदर भी टर्शरी अमीन है, और इसके अंदर देखिए ये रहा एमीन ग्रुप। ओके, तो थायामीन, इसके तो नाम में ही एमीन है, इसी से बता सकते हैं। विटामिन बी, आई थिंक B1 ये होता है, तो थायामीन ये भी एक एमीन है। उसके बाद क्विनीन, क्विनीन की टैबलेट्स आती है, एज अ एंटी बैक्टीरियल यूज होती है, इस टाइप की क्विनीन सल्फेट टैबलेट्स आती है। टैबलेट्स जो होती है, दवाइयाँ जो होती है, एज अ साल्ट बनाई जाती है हमेशा, किसी का भी, क्योंकि साल्ट वाटर पे सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये एक छोटी सी नॉलेज है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो दवाइयाँ होती है वो एज अ साल्ट ली जाती है। आप जब भी उसमें देखोगे लिखा होता है कि इसके अंदर ये साल्ट है, इसके अंदर दूसरा साल्ट है, तो सॉल्ट क्यों बनाया जाता है, उनको एसिड बेस या कुछ भी ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता, हमेशा सॉल्ट ही क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं उनको पता है, आपको पता है सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, क्योंकि ये आयनिक होते हैं, और आयनिक होते हैं तो वाटर में सॉल्युबल है, और दवाइयाँ आप वाटर के साथ ही लेते हो, तो जैसे ही पानी पियोगे वो सॉल्युबल हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी में जहाँ तक उसको जाना चाहिए वो वहाँ टारगेट पे पहुँच पाएगी। तो ये एक रीज़न है कि दवाइयाँ हमेशा एज अ साल्ट ही क्यों प्रिपेयर की जाती है। तो एमीन्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तो हमने नेचुरली अकरिंग देख ली, क्योंकि नेचर में पाई जाती है। ज़्यादातर एमीन्स जो होती है वो एज अ इंटरमीडिएट बनती है, किसमें, दवाइयों में, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, या बहुत सारे जो पहले एनेस्थीसिया दिया जाता था उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते थे ऐसे, तो एमीन्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको हमें पढ़ना होगा अब इस तरीके से कि इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। व्हाट आर एमीन्स? एमीन्स आर बेसिकली क्या होती है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया को तो आप जानते ही होंगे, है ना, अमोनिया, वाटर और मीथेन, 3 मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ऐसे हैं कि मतलब जिनको हर कोई जानता है, अमोनिया, वाटर और मीथेन, जो वहीं से शुरू हो जाता है इनऑर्गेनिक के बेसिक से, क्योंकि इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन, हर जगह इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, बेसिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, नाइट्रोजन के साथ जब 3 हाइड्रोजन जुड़े हों और उसके पास एक लोन पेयर बचा हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। अमोनिया लिक्विड होता है, ठीक है, अमोनिया गैस भी होती है और एज अ लिक्विड भी होता है। तो ज़्यादातर आपने ये पढ़ा होगा, इसके साल्ट्स वगैरह जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, अमोनियम वहाँ पे पढ़ा होगा। ओके, तो अमोनिया में से अगर आप क्या करो, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा इसमें। N, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और एक मैंने बना दिया इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है। अमोनिया को कभी भी लिखे, केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि अगर आप NH3 लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसे NH3 ना लिखें, उसके ऊपर लोन पेयर भी बनाइए, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि हाँ भाई, किसी को अगर आप ऐसे लिख के दिखाओगे तो कहेंगे लोग बंदे को केमिस्ट्री की नॉलेज अच्छी
है, तो थोड़ा ऐसे जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको शो करे, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसको शो करे। इससे आपकी मेमोरी में चीज़ें छोटी छोटी सेव होंगी और आपको उस मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर नेचर याद रहेगा हमेशा। जब भी अमोनिया लिखे, लोन पेयर लिखे, BF3 बोरोन के कंपाउंड लिखे तो एक खाली डब्बा या ऑर्बिटल बना दे कि इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज जो है ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर सेव हो जाएंगी, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये NH3 हुआ। इससे अगर आप एक काम कीजिए, इससे 3 हाइड्रोजन इसके पास है, तो पहले मैं इससे एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ -H, और इसके अंदर एक क्या डाल दो, एल्काइल ग्रुप डाल दो। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा N, ऐसे ही बनाते हैं थोड़ा कलरफुल, H और एक हमने लगा दिया इसके अंदर R। ठीक है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसके थ्रू, R ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो ये बना आपका RNH2, इसको कहते हैं हम प्राइमरी एमीन, इसको कहेंगे प्राइमरी एमीन। बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें नहीं क्लियर होती। पता तो होता है कि ये है, बट उसको कैसे आप बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, अगर कोई आपसे पूछ लेगा, ठीक है आपको पता है दिमाग में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, बट आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करोगे अगर आपको एग्जाम में कहीं लिखना है या किसी ने आपसे पूछ लिया है। तो प्राइमरी अमीन, जब आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो किसी एक एल्काइल ग्रुप के थ्रू, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। इसको ऐसे मैंने ओपन करके लिखा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो RNH2। ठीक है, R यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप। R हमेशा केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस टाइप के कार्बन की चेन मतलब। इसके बाद आप क्या करो, अब हम एक और हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक और एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं +R। अब यहां पे क्या बनेगा, NH R। ठीक है, अब बनाइए R2NH, इसको ऐसे लिख सकते हो आप R2NH ब्रैकेट में। तो अब हमने क्या किया, यहां से एक और हाइड्रोजन निकाल दी। ठीक है, एक और हाइड्रोजन हमने यहां से निकाल दी है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमीन। वो थी प्राइमरी अमीन, ये थी सेकेंडरी अमीन। अब एक और हाइड्रोजन निकालते हैं क्योंकि अभी एक और निकाल सकते हैं यहां से। एक और हाइड्रोजन अगर निकालेंगे -H और +R, तो क्या बनेगा, +R कर दीजिए यहाँ पे, तो R और R। ठीक है, ये क्या बनी आपकी, ये बनी टर्शरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन थी, ये है सेकेंडरी अमीन, और ये बनी टर्शरी अमीन। तो 3 टाइप की बेसिक अमीन होती है, तीनों हमने देख ली है। अब जो है हम देखेंगे कि क्या क्या इनको, किस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। जब तीनों नाइट्रोजन के साथ तीनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो टर्शरी अमीन, 2 एल्काइल 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी अमीन, और 1 एल्काइल और 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी अमीन। ठीक है, एक ग्रुप 1 डिग्री, 1 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। ये हुई 1 डिग्री अमीन, इसको कहते हैं 2 डिग्री अमीन, और इसको कहते हैं 3 डिग्री अमीन। 123 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। 1 डिग्री
1 मतलब 1 अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री मतलब 2 अल्काइल ग्रुप और 3 डिग्री 3 अल्काइल ग्रुप। बहुत ही सिंपल है, बट हम बार बार ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं कि भाई इतने अल्काइल ग्रुप जुड़े, इतने हाइड्रोजन है, क्योंकि ये चीज आपको आगे इसकी प्रॉपर्टीज समझने में काम आएगी, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया। वरना ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी कर देंगे कि बार बार क्या जरूरत है ये पढ़ने की, एमीन है तो एमीन है, एक अल्काइल ग्रुप है, 2 है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। और ये बात आपको आगे अभी समझ आएगी जब हम इसकी बेसिसिटी देखेंगे, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि तीनों में कितना डिफरेंस होता है। तीनों एमीन्स है, तीनों के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बट वो तीनों बॉन्ड किस किस नेचर के है उसी से फर्क पड़ जाता है। यही केमिस्ट्री है, ठीक है। एक ही कंपाउंड के जब आप उसके साथ एक अलग तरीके का आइटम जोड़ देते हो, देखिए यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, 2 आइटम एक जैसे, एक अलग, तो नेचर चेंज, मतलब अगर आप दूसरे के कंपैरिजन में देखो, यहाँ पे 2 अल्काइल आगे, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे तीनों अल्काइल, तो इस पड़ोसी का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है इस वाले एटम के नेचर पे। तो इसके नेचर पे, इसका नेचर मतलब इसका लोन पेयर डोनेट करने का नेचर, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। तो इसके लोन पेयर पे बहुत फर्क पड़ेगा इस बात का कि पड़ोस में कौन है, क्योंकि पड़ोसियों का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। ये आपने खुद भी देखा होगा, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपकी किन लोगों से सराउंड हो, उसी से बहुत सारे चीजें आपके अंदर बदल जाती है, आपके नेचर में, ठीक है। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग रहेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव रहोगे, तो कहीं ना कहीं संगत का असर जो आता है, वो बात सुनी होगी। तो वैसा ही एलिमेंट्स पे भी होता है, सेंट्रल एटम के आसपास कौन है, इससे उसकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है कि क्या अटैच हुआ है इसके साथ। तो एमीन्स हमने देख ली। एक चीज और देख लेते हैं, सिंपल और मिक्स्ड एमीन। सिंपल और मिक्स्ड बहुत ही छोटी सी चीज है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। सिंपल जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इसके दोनों तरफ मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, NH, तो ये डाइमिथाइल अमीन हुई। और अगर मैं इसके एक तरफ लगा दूं मिथाइल और दूसरी तरफ लगा दूं इथाइल ग्रुप, तो ये कैसी हुई? ये मिक्स्ड हुई। जब सेकेंडरी अमीन की ये बात है, जब सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप अटैच हो तो सिंपल अमीन है, और दोनों ग्रुप अगर अलग अलग है तो मिक्स्ड अमीन है। बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल शुरू से चीजें शुरू की है। क्या होती है अमीन्स, आपने देख लिया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड बनाए हो उसने, ठीक है, और वो तीनों बॉन्ड में से कम एक जो है आपका एल्काइल होना चाहिए, तभी वो अमीन होगी। तीनों हाइड्रोजन हो गए तो अमोनिया हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखनी है। नाइट्रोजन से अमोनिया से जैसे जैसे आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओगे एल्काइल ग्रुप के थ्रू, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन बन जाएगी। अब है नेक्स्ट कि स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से एक चीज बताई है, किसी भी कंपाउंड के बारे में समझना है तो उसका सब चीजें समझनी होती है कि स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस एटम ने सराउंड किया है बाहर से, कितने एंगल पे वो है, ठीक है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को मतलब जो है डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं आपकी। तो वो सारे फैक्टर्स देखने के लिए पूरा, अगर किसी कंपाउंड का नेचर समझना है तो उसकी पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी, और वो कुंडली बना के आपको अपनी कॉपी में रख लीजिए, और कॉपी से धीरे धीरे उसको अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करते जाइए। एकदम से नहीं घोल के पीना है। कोई भी पूरी केमिस्ट्री, पूरा कोई भी सब्जेक्ट जो है आप घोल के कभी भी नहीं पी सकते। कोई वो तो नहीं है कि मिक्सी में डाला, घुमाया और पी गए और आपके अंदर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा। हमेशा चीजें धीरे धीरे होती है, ठीक है। हमेशा देखिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, और अपने आप को मतलब देखिए कि कल से आप आज थोड़ा उसमें स्ट्रॉन्ग हुई है, कल थोड़ा और हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। और अगर केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, पढ़ने में मजा नहीं आता, जो कि बहुत लोगों का रहता है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा जनरल लाइफ से जोड़िए, अपने आसपास चीजें देखिए। पानी जो आप पीते हैं क्या एक केमिकल है, उसी के बारे में आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे बायो जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो आपकी पूरी बॉडी क्यों है, क्या है, बायोलॉजी तो है, बॉडी के अंदर क्या है, बायो और केमिस्ट्री 2 चीजें हैं।
तो बायो केमिस्ट्री साइंस सब कुछ आपको समझना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम देना है या आप एक स्टूडेंट है या आपको जॉब करनी है, नहीं। आपको समझना ज़रूरी है कि कैसे फंक्शनिंग हो रही है आपके आसपास, जो चीज़ें बन रही हैं वो कैसे बन रही है, ठीक है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो कैसे हो सकती है, वो ठीक कैसे होगी, आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी समझने के लिए आपको साइंस में इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा जब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जब आप अपने आसपास की चीज़ों से केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो है बायो समझेंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बनता जाएगा और आप अपने उस सब्जेक्ट के बारे में क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो बी क्यूरियस अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है। यही तरीका होता है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। अपने आसपास की चीज़ों की केमिस्ट्री समझिए, ठीक है। पानी बिल्कुल सिंपल से कि पानी जो है गर्म कर रहे हो, इवेपोरेट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे वो क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे आप ठंडा पानी ग्लास में लेते हो तो उसके बाहर ड्रॉप बन जाती है, वो क्यों बन जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से जब आप समझेंगे और उनको ढूंढना शुरू करेंगे कहीं भी, गूगल, यूट्यूब, जहाँ भी जिससे पूछ सकते हो टीचर से, तब जाके आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। और एक बार आपका इंटरेस्ट बना तो फिर आप उस सब्जेक्ट में प्रो होते अपने आप जाएंगे क्योंकि आप खुद से लग जाएंगे मेहनत करने। तो यही तरीका है। सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ऐसे मत पढ़िए केमिस्ट्री को कि आज पढ़ ली, एग्जाम दिया और कल भूल गए, नहीं। ऐसे पढ़िए चीज़ों को कि जिंदगी भर आपको ये याद रहे, चाहे कल को आने वाली जनरेशन को सिखाना हो, ठीक है। आपको जॉब मिल जाए, आपका जो एग्जाम हो, ड्रीम हो, सब पूरा हो जाए, बट उसके बाद भी आपको पता हो चीज़ें, ताकि आपके आने वाली जनरेशन को आपको सिखा सके। तो स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कंपेरिजन वही आपने अमोनिया ही लेके चलना है। ये हमारा अमोनिया था। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ये एक स्माइली सा लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन सब इसका बहुत बार आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसकी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। ओके, तो अब इसी से हमने बनाया है जो है एमीन्स। तो अब एमीन्स का देख लेते हैं। एन आर, मैं टर्शरी का बना देती हूँ, सबका सेम ही होगा, लोन पेयर। तो सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किससे, अल्काइल ग्रुप से। बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज होगा बट स्ट्रक्चर जो है वैसी ही रहेगी, ये पिरामिडल ही रहेगा। और इसके पास एक लोन पेयर, एक 3 बॉन्ड पेयर। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि किसकी होती है, अमोनिया की होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब याद रखने जैसा है ही नहीं, अमोनिया जैसा ही है। आगे जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे वहाँ वहाँ हम पढ़ते जाएंगे। एमीन्स में या नाइट्रोजन जहां भी है, आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, बॉन्ड पेयर का तो जो है सो है, वो तो प्रॉपर्टीज में आप पढ़ लोगे। जो लोन पेयर है ना, ये कहीं डीलोकलाइज तो नहीं हो रहा, ये बस देखना है कि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही है या उसने किसी के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है इसको देके। तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, वो बहुत जगह पॉसिबल होता है, कहीं पे बैक बॉन्डिंग, कहीं पे रेजोनेंस की वजह से, कहीं पे पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तो ये हम आगे पढ़ते जाएंगे और इससे एमीन्स की बेसिसिटी डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये आपको देखना है, इस लोन पेयर पे नजर रखनी है। जहां भी आपको बेसिसिटी पूछ ली जाए और एमीन आ जाए, जो भी नाइट्रोजन आ जाए, बस लोन पेयर पे नजर रखो कि लोन पेयर कहाँ है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज और डीलोकलाइज का अंतर आपको समझ आ गया होगा। लोकलाइज्ड उसी एटम के ऊपर है पूरा टाइम, डीलोकलाइज शिफ्ट हो रहा है दूसरे एटम पे। तो वो शिफ्ट क्यों होता है, ये चीजें हम समझेंगे। स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है क्या होता है इसका, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या कि बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन जो है वो कैसे होता है, ये हमें देखना है, ठीक है।
बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जब आप देखते हैं तो एक रूल लगाते हैं, वो ये कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और रिपल्शन फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। ये कोई छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके 2-3 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा क्योंकि कम मॉलिक्यूल होंगे। यूजुअली अट्रैक्शन होता कैसे है, एटम है सारे, जितने भी चीजें आपके आसपास है वो एटम से मिलके बनी है। एटम, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, बट ये सारे फोर्स जहां मिनिमाइज हो जाए वहीं पे मॉलिक्यूल दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है, और उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो बढ़ता है। यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, जो आपके अमोनिया है, एमीन्स हैं, और जो अल्कोहल है, ये दोनों के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों के केस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो उसमें से एक एलिमेंट था नाइट्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, ये बताया था। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड एमीन, और जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल्स है, ठीक है, ईथर वगैरह है। बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, सबसे ज्यादा अल्कोहल में, उसके बाद जो है बाकी कंपाउंड्स में। तो अल्कोहल और एमीन के केस में आपको ध्यान रखना है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो यूजुअली हाई होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है घटेंगे। क्यों होता है ऐसा, अभी देखिए, अभी बताते हैं। देखिए, ये है कोई एमीन, ठीक है। एमीन में क्या होगा कि एक मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं, NR RH, ठीक है। एक ही सॉल्वेंट के अंदर एक, अगर आप 1 ml भी किसी अमीन का लेंगे, थोड़ा सा अमाउंट भी लेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, लिक्विड में होता है वैसे ये, तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने अपनी तरफ खींच लिया है। सेम इधर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको डैश डैश लाइन से शो करते हैं, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, पहले सिर्फ वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स था, पहले एक नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स था जिसको हम वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया है। अगर आप इसी को कंपेयर करो एल्केन के साथ, तो एल्केन से इनका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्केन में नॉर्मल है, जैसे ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्रोपेन हुई। अब इसका प्रोपेन का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई पोल्स नहीं डेवलप हो रहा, कोई चार्ज जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इनके अंदर नॉर्मल एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उस टाइप का, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कभी। तो वो वहां पे सिर्फ वान डर वाल्स फोर्सेस हैं, यहाँ पे वान डर वाल्स फोर्सेस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहाँ आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, पहले आप वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स तोड़ोगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले बॉन्ड तोड़ोगे। तो यहाँ पे अगर 100 किलो जूल में काम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको कम से कम 150 किलो जूल तो लगेगी,
ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। तो जैसे ही बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी लिक्विड को बॉईल कर रहे हो दैट मीन्स उनके मॉलिक्यूल्स को आप अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, लिक्विड टू वेपर जाना है, बॉइलिंग का मतलब यही तो होता है कि लिक्विड टू गैस जाना है, और गैस के मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर, तो आप उनको दूर दूर करने के लिए उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स तो तोड़ोगे, अपने आप थोड़ी ना जाएंगे, वो जबरदस्ती तोड़ रहे हो आप उनको, हीट देके, हीट दे रहे हो, ठीक है, आग जला रहे हो, हीट दे रहे हो, वो हीट क्या हो रही है, वो उसके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेज है उनको तोड़ रही है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए तो गैस बन गई। यही तो होता है सिंपल बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी इन्वॉल्व होगी, चाहे वो एसिड्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चाहे वो आपका जो है अल्कोहल्स हो, चाहे एमीन्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अदर जो भी आप देखोगे, चाहे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो, थोड़ा ज्यादा भी हो, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देख लिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये जो आर ग्रुप है इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जाते हैं। क्यों हुआ, एक आपका कंपाउंड है ये NH2, ठीक है, एक है ये, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अब इसके लिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो सब में सेम है NH2 तो, ठीक है, ये तो सबके अंदर क्या है, सेम है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाला पार्ट जो है चेन है, ये दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो आपका कहलाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट कम हुआ और ये चेन बढ़ती चली गई, नॉन पोलर वाली, पोलर वाली कम होती गई। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जाएंगे। तो हमेशा जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी एमीन्स के अंदर या अल्कोहल के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घटते जाते हैं। अब आप कंपैरिजन देखिए किसका, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद अल्कोहल्स, एमीन्स का अल्कोहल के साथ कंपेयर करते हैं कि किसका ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ऐसे ऐसे, अलग अलग कंपाउंड दे देंगे आपको और बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कंपेयर करना, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ना है, यहाँ समझना है। आपने आज तक रटा होगा कि इसका ज्यादा होता है उसका ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिए, ये चीजें सुनी होंगी, बट रटने जैसा कुछ है ही नहीं। आपने बस एक चीज समझनी है, वो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और नाइट्रोजन की 3, ठीक है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और नाइट्रोजन की 3 है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ये आपका हुआ ROH और ये हुआ R, नहीं चलो फिक्स कर देते हैं ग्रुप को किसी, ये हुआ आपका अल्कोहल और ये हुई कोई अमीन। अगर आपसे कोई पूछ ले इन दोनों का बताइए कि किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आएगा ऑलमोस्ट। तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अब आप ये देखोगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी होती है ना, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फ्लोरीन वाली मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन और उसके बाद आएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे। तो
यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो हमने पढ़ा था कि OH वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी ON के कंपैरिजन में, NH के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए अल्कोहल्स में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने में कंपेरेटिव टू एमीन्स। दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल का हमेशा ज़्यादा होगा। सेम मॉलिकुलर वेट में अगर आप जाओगे तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू एमीन्स, जब आप सेम मॉलिकुलर वेट में कंपेयर करोगे। Next and the most important part of the lecture is basic nature of amine। ठीक है, एमीन का बेसिक नेचर। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। यूजुअली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि पहले कह देंगे कि ये बोलते हैं होना चाहिए 3 डिग्री का ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है, और कुछ ऐसा दे देंगे कि 2 डिग्री का ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री आता है, उसके बाद 3 डिग्री आता है। बहुत सारे ये अलग अलग ऑप्शन ने पढ़ा होगा। एक्वस मीडियम में अलग होता है, गैसियस फेज में अलग होता है, एक्वस फेज में अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जब एमीन्स को अलग अलग तरीके से कंपेयर किया जाता है तो उसका ऑर्डर अलग अलग निकल के आता है और फिर एक ओवरऑल निकलता है सारे फैक्टर्स को लगा के। तो बहुत कंफ्यूजन है एमीन्स की बेसिसिटी को लेके, बट वो सारे कंफ्यूजन्स आज आपके दूर हो जाएंगे अगर आप जो है ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि क्या हो रहा है। याद नहीं करना है, कुछ भी समझना है बस कि क्या है। 3 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, यहाँ पे याद नहीं रखने, सॉरी, समझने हैं 3 फैक्टर्स। अगर ये 3 फैक्टर समझ लिए तो इसके बाद आपको एमीन्स को लेके, बेसिसिटी को लेके चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है प्लस आई और माइनस आई फैक्ट, प्लस आई माइनस आई। ठीक है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट अब आपने पढ़ लिया है बेसिक में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। सेकंड आपका फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कह के सॉल्वेशन कह देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, सॉल्वेशन। थर्ड आपका फैक्टर है स्टीरिक हिंड्रेंस। तीन फैक्टर्स अगर आपने कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन दिया है, इन तीनों फैक्टर्स को आपने अप्लाई करके देख लिया और इनको अच्छे से समझ लिया तो बेसिसिटी कभी नहीं भूलोगे कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज, बेसिसिटी है क्या? नाइट्रोजन के पास एमीन के अंदर, ये आपकी एमीन है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इसको डोनेट करने की पावर, इसको कितना इजीली डोनेट कर दे उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है भाई, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ कोई भी 3 ग्रुप लगा लो आप, एल्काइल लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब ये तो बहुत अमीर आदमी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बॉन्ड 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट होगी फिर भी एक लोन पेयर है, तो अमीर आदमी हुआ ना। तो ये हुआ अमीर आदमी, अमीर आदमी के पास आएगा, ठीक है, कोई भी कुछ मांगने के लिए, कौन? इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके सर पे मतलब क्या है, कर्ज है एक टाइप का, प्लस चार्ज लगा है। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरूरतमंद, और इसके पास फालतू है, तो ये इजीली इसको दे सकता है। ठीक है, बट ये इसको दे सकता है या नहीं दे सकता, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इन जो 3 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी घर का मुखिया होता है, ठीक है, आपके पापा या कोई भी आपका भाई, जो भी है, अगर उससे कोई चीज मांग ले घर की, उसके पास, उसको पता है कि एक्स्ट्रा है, बट वो कैसे दे देगा? बिना घर वालों की सलाह के। तो डिपेंड करता है ना, ये 3 लोग का नेचर भी वैसा है नहीं डोनेट करने वाला, क्या पता ये तीनों कंजूस हो। ठीक है, तो ये घर की स्पेशली जो औरतें होती है वो ऐसी होती है, वो क्या करती है, वो मना कर देगी कि नहीं है, हम नहीं दे सकते, खराब हो गया है, टूट गया है, जो भी है। तो कुछ कुछ हो सकता है इन एटम का नेचर जो इसके साथ साइड में जुड़े हुए हैं, इनका भी कुछ वैसा ही हो, औरतों जैसा, तो ये हो सकता है। तो ये क्या करेगा भाई, पहले कहेगा मेरे को पूछ के बताना पड़ेगा इन 3 लोगों से कि मैं लोन पेयर डोनेट करूं या नहीं करूं। तो अगर ये तीनों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बेचारा सीधा एलिमेंट,
कुछ नहीं कहता, किसी को कोई दिक्कत नहीं उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने से बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तो सीधा एलिमेंट है, कुछ नहीं कहता, तो ये बिना पूछे दे देता है, तो मतलब ज़्यादा बेसिक है। बट जहाँ आ जाए कोई ऐसा ग्रुप, नाइट्रो आ गया, ठीक है, जो इस लोन पेयर को अपने कब्जे में ले ले, है नाइट्रोजन का लोन पेयर, बट जो इसको इससे इस पे पकड़ बना ले अपनी, तो फिर ये इतना इजीली नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो वही होती है बेसिसिटी, जितना इसको कम पूछना पड़े पीछे से और जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे उतना ज़्यादा बेसिक, और जितना दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में उतना कम बेसिक, ठीक है। पी के एक होता है आपका के बी और एक होता है पी के बी, ठीक है, ये भी पूछ ले जाते हैं। जितनी बेसिसिटी ज़्यादा के बी उतना ज़्यादा होता है और जितनी बेसिसिटी ज़्यादा पी के बी उतना कम होता है, क्योंकि पी के बी इज इक्वल टू माइनस के log के बी। अब ये हमने समझ लिया है कि बेसिसिटी होती क्या है। अब ये तीन फैक्टर समझेंगे, तीनों फैक्टर को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इन तीनों के बिना आप नहीं समझ पाएंगे। वो एक्सेप्शन, वो ऑर्डर बेसिसिटी का, वो उल्टा पुल्टा क्यों आ जाता है, वो वाला। देखिए, सबसे पहले हम ये वाला समझ लेते हैं, प्लस आई माइनस आई वाला। अगर आपकी है प्राइमरी अमीन, तीन ही अमीन में हम बात करेंगे, प्राइमरी अमीन RnH2, सेकेंडरी अमीन R2NH और टर्शरी अमीन N। तीनों एमीन्स मैंने बना दिए। अब आप देखिए कि एमीन्स के अंदर, तीनों के अंदर लोन पेयर डोनेट करने किस में इजी होगा। अगर मैं सिर्फ प्लस आई और माइनस आई की बात करूं, अगर R ग्रुप है आपका मिथाइल, चलो मान लेते हैं CH3 है, तो CH3 क्या है, डोनर ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी मान लीजिए, तो प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, इसको, नाइट्रोजन को। इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है, आराम से डोनेट कर रहा है, इसको इसके लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने लोन पेयर को कुछ ही करे, कूड़े में डाले, कुछ ही करे, इनको कोई मतलब नहीं है, खुद के पास भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कोई दिक्कत नहीं है लोन पेयर देने में, ठीक है। H+ आएगा, वो उसको इजीली दे देगा। बट सबसे ज्यादा इजी किस में देगा, टर्शरी में, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करे, जितना पीछे से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी उतना इजीली ये देगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूं तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, मतलब टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। ये तो हमने बात कर ली किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा है सॉल्वेशन। ओके, अब हम बात करेंगे सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन क्या कहता है कि देखिए, प्राइमरी अमीन ले लेते हैं। सॉल्वेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी आयन को जब पानी में डालते हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, मीडियम एक्वस होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मीडियम होगा अगर आपका, अभी मीडियम यहाँ मत बात कीजिए, यहाँ देख लेते हैं। सॉल्वेशन मतलब जब आप पानी में डालते हैं किसी आयन को, कैटायन या एनायन को, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल उसको आके घेर लेते हैं वही होता है सॉल्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये लूँ RnH2 और इसके पास आया H+, ठीक है, इसने अपना लोन पेयर दिया, तो यहाँ पे जो आयन बनेगा प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हम पहले आयन बना के देख लेते हैं। ये प्राइमरी का बनाया मैंने, अब सेकेंडरी का बनाते हैं। R2NH, H+ आया, अब टर्शरी का देखते हैं, R, अब देखिए ये आपका बना कैटायन,
ठीक है, ये तो यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल था एमीन का, जैसे ही इसके साथ H+ ऐड हुआ, मतलब इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जब किसी बेस को कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो दो तरीके से आप देख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस की जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने के बाद भी ये जितना मस्त है उतना ज़्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये बना है कॉन्जुगेट बेस, इसमें आपने देखना है कि कितने हाइड्रोजन्स हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन है 3। अब हम देखते हैं इसके पास कितने हैं, 1 2, और इसके पास है 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी से जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसके पास हाइड्रोजन है 3, सेकेंडरी से जो बना है उसके पास हाइड्रोजन है 2, और टर्शरी से जो बना है उसके पास हाइड्रोजन है 1। अब अगर सॉल्वेशन की बात हो रही है तो मैंने कहा है कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जहाँ वाटर है और वहाँ उसको कोई भी H ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ से 3 तरह से, तो 3 बना सकता है, यहाँ पे 2 साइड से तो 2 बनेंगे, और यहाँ पे 1 साइड से तो 1 बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वाटर के साथ इसने की है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा ये वाला बेसिक होना चाहिए, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो सॉल्वेशन से जो आपका ऑर्डर आया है वो आया है, सबसे ज्यादा हुआ जो है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। जो ऑर्डर हमारा +I से आया था, इंडक्टिव इफेक्ट से जो ऑर्डर आया था, ये उसका जस्ट उल्टा आया है। ठीक है, तो अब ये 2 फैक्टर्स देख लिए। तीसरा फैक्टर आपका होता है स्टीरिक हिंड्रेंस का। जब कोई छोटा ग्रुप अटैच हो नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। बट अगर बड़ा ग्रुप लग जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत होगी, तो क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस वहां पे आप उसको काउंट करोगे। तो जो ओवरऑल ऑर्डर निकल के आता है वो क्या आता है, इन दोनों के बेसिस पे। अगर आपसे पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अगर आपसे ये पूछा गया है कि गैसियस फेज में क्या होगा ऑर्डर, गैसियस फेज, गैसेस फेज में होगा जो हमने निकाला था, गैसेस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर आपको नेग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाला रखना है या इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला रखना है। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अगर आपसे एक्वस फेज में पूछा जाए, एक्वस फेज का मतलब वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। बट अगर आपको ना दिया हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वस फेज या गैसियस फेज, कुछ भी ना दिया हो, नॉर्मल ऑर्डर पूछा हो, तो नॉर्मल में इन दोनों को आप कंपाइल करके लेंगे, और दोनों को कंपाइल करके लेने पे जो ऑर्डर आपका आएगा, देखिए 2 डिग्री तो दोनों में आएगा, क्योंकि 2 डिग्री के ऊपर दोनों फैक्टर बैलेंस हो जाते हैं, कौन से वाला, +I वाला भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी। तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आएगा 1 डिग्री और उसके बाद आएगा 3 डिग्री। तो ओवरऑल ऑर्डर आपको इस तरीके से याद रखना है। ये आपकी बात हुई अगर आपका ग्रुप है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप के केस में ऑर्डर ये है, 213 से आप इसको याद रख सकते हैं, 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर ग्रुप हो जाता है इथाइल, C2H5,
तो C2H5 के केस में जब बड़ा ग्रुप आया तो मैंने कब बताया था आपको कि फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है वीक पड़ जाएगा, किसके, प्लस आई के कंपैरिजन में। तो अब आप ध्यान रखेंगे, आप ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री तो वहीं पे रहेगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। और अमोनिया इनसे सबसे कम होता है, ये याद रखना, अमोनिया की बेसिसिटी इन सबसे कम होती है। अमोनिया को हमेशा लास्ट में रखेंगे, तो याद करने का तरीका इसको ऐसे रख सकते हो 213, लास्ट में 0 क्योंकि अमोनिया के लिए 0 डिग्री, और यहाँ पे 231। इन केस ऑफ मिथाइल 213, इन केस ऑफ इथाइल 231, ये याद रखना है ऑर्डर। समझाने के लिए मैंने बता दिया है, 3 फैक्टर्स है, तीनों को याद रखना है, कहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, बस ये समझना है। तो ये ऑर्डर हुआ बेसिसिटी का किसके केस में, एमीन के केस में। अब एक चीज जो आपने और याद रखनी है कि हमेशा बीच में लिखिए एमीन को NH3, ठीक है, और NH3 से ज्यादा होगा एल्काइल एमीन का, और NH3 से कम होगा एराइल एमीन का। अमोनिया बीच में एग्जिस्ट करेगी। अमोनिया के रेस्पेक्ट में आपने समझना है कि एल्काइल अमीन्स हमेशा या एलिफेटिक अमीन्स हमेशा अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती है क्योंकि उनका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होता है, और जो एरोमेटिक अमीन होती है या एराइल अमीन्स होती है वो अमोनिया के रेस्पेक्ट में कम बेसिक होती है। जैसे एनिलीन है, ये एक एराइल अमीन है या एरोमेटिक अमीन है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो कहाँ इन्वॉल्व होगा, आपने बेसिसिटी के टाइम मैंने बताया था क्या ध्यान रखना है कि ये लोन पेयर इसके ऊपर अवेलेबल है या कहीं डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरीके से। तो ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिंग के अंदर, इस वजह से ये इसको डोनेट नहीं कर सकता। दैट इज वाई एरोमेटिक एमीन्स या एराइल एमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। और एल्काइल एमीन्स का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे फैक्टर कौन सा आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो ये तो हमेशा भले ही इनका आपस में कंपैरिजन जो भी हो, बट अमोनिया से ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होंगी। अमोनिया के रेस्पेक्ट में इनके लिए लोन पेयर डोनेट करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा एमीन्स क्या होती है, उसके अलावा हमने बेसिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन्स का वो डिस्कस किया। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसी का ये पूरा चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसको कंप्लीट किया जाए, और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे थैलामाइड वाली रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, तो वो वाली रिएक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।